हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे पता करें, कैसे मेजरमेंट करें, फिर उसी का कंडक्टेंस कैसे मेजर किया जा सकता है और फिर उसी सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कैसे मेजर किया जा सकता है। तो देखें यहां मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, तो हम देखेंगे क्या कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का पहले रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो इसी के हेल्प से हम उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस भी पता कर लेंगे, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी। यानी ये सारा का सारा आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इसमें से एक वैल्यू का मेजरमेंट कर लिए, रेस्ट अदर वैल्यू हमें पता चल जाएगा। अब पता आखिर कैसे करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस का, तो इसके लिए एक हम कंडक्टेंस सेल लेते हैं। क्या? कंडक्टेंस सेल। अब कंडक्टेंस सेल होता क्या है? तो कंडक्टेंस सेल एक ग्लास ट्यूब होता है। ठीक, इसमें प्लेटिनाइड इलेक्ट्रोड लगा रहता है। प्लेटिनाइड इलेक्ट्रोड दोनों साइड प्लेटिनाइड इलेक्ट्रोड है ये। अब इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है और इसका लेंथ एल। अब इस कंडक्टेंस सेल में उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भरा जाता है जिसका कि हमें रेजिस्टेंस पता करना है। रेजिस्टेंस पता करना है, यह हुआ कंडक्टेंस सेल। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो लिक्विड होता है, तो एक खास इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक लेंथ और एरिया होगा, तभी हम उसका रेजिस्टेंस पता कर सकें, जो कि इस कंस्ट्रक्शन के द्वारा हर चीज हमें जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है। अब फिर इसका रेजिस्टेंस जो है वेस्टर्न ब्रिज के हेल्प से पता करते हैं। क्या होता है ये जानेंगे, ब्रिज। ठीक, इसी के हेल्प से इसका रेजिस्टेंस हम पता करने वाले हैं। अब ये होता है क्या? तो ये वेस्टर्न ब्रिज जो है एक खास प्रकार से रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है। क्या है, कैसा अरेंजमेंट रेजिस्टेंस का, ये देखें हम। देखें क्या है ये अरेंजमेंट। तो इसमें एक जगह उस सॉल्यूशन को डालते, यानी कंडक्टिविटी सेल जो है जिसका कि रेजिस्टेंस हमें पता करना है। इसी में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, यही है कंडक्टेंस सेल या कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टेंस सेल को डाल दिए, इसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है। रेजिस्टेंस नहीं पता है क्या है इसका, और इसको R1 मानते हैं। फिर इस यहां भी एक रेजिस्टेंस फिक्स कर देते हैं, यहां भी और यहां भी, और एक बीच में भी हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और इच्छा हो तो इसमें भी एक रेजिस्टेंस डाल दिए। ठीक, और फिर इसे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। कौन सा? डीसी नहीं, एसी देना है। एसी करंट सप्लाई करना है इसमें, एसी।
एसी करंट। अब क्यों हम एसी करंट लिए हैं, तो देखिए अगर डीसी करंट लेते तो यहां पर एक एनोड और एक कैथोड बन जाता, जो कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो आयंस है उसको डिपॉजिट करा देता, जिसके कारण ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता और वेरिएशन आ जाता रेजिस्टेंस पर। इसलिए हमेशा यहां मेजर करने के लिए एसी करंट सप्लाई करते हैं। अब समझे हम इस अरेंजमेंट को क्या है, कैसे है। तो चलिए R1 तो पता था, इसको मान लिए हम R2, R3, R4, ठीक। और एक R5 भी ले लेते हैं ये। तो देखें इसका रेजिस्टेंस तो हमें पता करना ही है, R1 का वैल्यू। अब ये सब क्या है, कैसे है, तो देखिए R4 और R3 को हम मान लेते हैं फिक्स्ड नॉन रेजिस्टेंस, यानी ये और ये जो है जिसका वैल्यू पता है, ये दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले से ही हमें पता है, यानी फिक्स्ड है एंड नोन है, पता भी है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू नोन है। यहां भी इसका भी वैल्यू पता है, ठीक। लेकिन इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं भी, यानी नोन बट एडजस्टेबल है, ठीक। यहां समझिएगा, तो ये तो फिक्स है और इसका वैल्यू पता है पहले से ही पता इसका करना है, और ये भी इसका भी वैल्यू नोन है, पता है कि R2 का वैल्यू क्या हो है, लेकिन ये एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल क्यों लिए हैं, तो देखिए एक हम बैलेंस ब्रिज की बात करते हैं, यानी वेस्टर्न ब्रिज जो है, तो इसमें एक बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट है, ठीक। यानी फॉर द बैलेंस्ड ब्रिज, इसके बारे में आप डिटेल फिजिक्स में एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जानेंगे। बस यहां इतना ही जानना है जिससे कि हमारा केमिस्ट्री का हर प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ठीक। तो फॉर द बैलेंस्ड ब्रिज क्या है कि यहां पर हम दो पॉइंट देते हैं, दो पॉइंट दे रहे हैं, एक है पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है बी। यदि ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है इसके द्वारा करंट फ्लो नहीं होगा और इसका कोई डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलेगा, डिफ्लेक्शन इसका 0 हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का, ठीक। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो ये मिडिल वाला ये यानी R5 है, इससे करंट फ्लो होगा ही और इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो अगर ऐसा मिला, इससे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक ना, यानी डेल्टा भी इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 कहां, ए बी के बीच में, तो यह कहला जाएगा बैलेंस्ड ब्रिज। क्या कहला जाएगा, बैलेंस्ड ब्रिज। अगर यहां डिफ्लेक्शन दिखा दिया यानी करंट फ्लो कर रहा है तो यह अनबैलेंस्ड ब्रिज हो गया। तो हम बात करेंगे बैलेंस्ड ब्रिज का। बैलेंस्ड ब्रिज यानी इस सर्किट से, इस रूट से करंट पास करने ही नहीं देना है, जिसके लिए सिचुएशन कंडीशन क्या होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों के बीच में 0 होना चाहिए। और ऐसा कंडीशन तभी आ सकता है जब, या ऐसा कंडीशन जब आ गया ऐसा कि फ्लो इसे नहीं करे, तो इस कंडीशन में R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4 हो जाएगा। यानी R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4 ऐसा मिलेगा। तो अब सवाल होता है कि ऐसा क्या करें कि इससे यानी R5 से करंट पास करे ही नहीं। तो देखिए
करना क्या होगा कि ये इक्वेशन लाने के लिए हमें यहां पर एडजस्ट करना होगा। ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है। कैसे एडजस्ट करेंगे? ठीक, तो क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस जो है हम यहां पर बदलते रहेंगे, अलग अलग वैल्यू का डालते रहेंगे, या यहां पर एडजस्टेबल वायर रहता है, उस लेंथ पर स्लाइड करते हैं, है ना, तो जिसके कारण भी होता है। अगर न है तो हम रेजिस्टेंस बार बार चेंज करते रहेंगे, जब तक चेंज यहां करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, जब तक कि हमें ये डिफ्लेक्शन यहां जीरो नहीं हो जाए। इसका डिफ्लेक्शन यानी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा, तब तक बदलते रहना। और डिफ्लेक्शन यहां जीरो हो गया यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम डेल्टा भी जीरो मान लेंगे दोनों पॉइंट के बीच में, और ये हो जाएगा बैलेंस ब्रिज। तो ये इक्वेशन अप्लीकेबल है, अनबैलेंस ब्रिज के लिए नहीं है। तो अब देखें हम कि इसका वैल्यू पता है, R4, R3 और R2 का भी वैल्यू पता है। ठीक, एडजस्टेबल है लेकिन इसका वैल्यू हमें पता है, नोन है। ये सिर्फ पता नहीं है R1, तो हम इसका वैल्यू अब पता कर लेंगे। तो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया, यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या रेजिस्टेंस यहां से पता चल गया इस इक्वेशन के हेल्प से। अब है कि अगर रेजिस्टेंस पता चल गया तो फिर इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस पता चल गया। दूसरा कंडक्टेंस कैसे पता करेंगे? तो हम जानते हैं कि कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल गया तो कंडक्टेंस भी पता चल गया, और बाकी आगे सब इससे इंटर रिलेटेड है। हम इससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ बाय एरिया, लेंथ ऑफ कंडक्टिविटी सेल अब बाय एरिया ऑफ कंडक्टिविटी सेल। तो यहां से हमें यह भी पता चल गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसके पहले जान चुके हैं कि रेसिप्रोकल हो गया रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस 1/r हो गया कंडक्टेंस। ठीक, तो इक्वल टू 1/ρ को कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू A/L, सब रेसिप्रोकल में कर दिया हम। तो ये हो गया कंडक्टेंस G इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इनटू A/L। ये तो हमें कंडक्टेंस भी पता चल गया। तो सिर्फ हमें रेजिस्टेंस पता करना है, बाकी रेस्ट अदर इंटर रिलेशन शो करता है, और उससे हमें हर चीज के बारे में पता चल जाएगा। अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है सेल कांस्टेंट। देखेंगे सेल कांस्टेंट है क्या था, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब जानेंगे सेल कांस्टेंट, इसका भी एप्लीकेशन है, यूज है, तो जाने सेल कांस्टेंट है क्या। तो अब हम जानेंगे कि सेल कांस्टेंट क्या है। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है G स्टार से। ठीक, और सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, लेंथ बाय एरिया। ठीक, जैसे कि हम कंडक्टिविटी सेल लिए हैं, यह है कंडक्टिविटी सेल, यह है कंडक्टिविटी सेल, इसमें इलेक्ट्रोड्स है, तो इस इलेक्ट्रोड का एरिया कुछ होगा, यानी दोनों का एरिया A और A, और लेंथ L है, इसी में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ था। ठीक, तो इसका जो लेंथ बाय एरिया होगा उसी को हम कहेंगे सेल कांस्टेंट। इसको और बेहतर समझें अलग अलग तरीके से। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो L/A। ठीक, तो इस इक्वेशन में ये जो आया यही L/A सेल कांस्टेंट कहलाएगा। सेल कांस्टेंट यानी हम कह सकते हैं कि L/A
ए इक्वल टू यानी सेल कांस्टेंट, इसी को सेल कांस्टेंट जी स्टार कहते हैं, इक्वल टू रेजिस्टेंस बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक, तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू लेंथ बाय एरिया भी कह सकते हैं, या रेजिस्टेंस बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, या रेजिस्टेंस इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। और भी इसको और ढंग से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इतना बात ध्यान में रखेंगे, बाकी सब क्लियर रहेगा। कहीं से भी न्यूमेरिकल आएगा तो बनेगा ही, निश्चित रूप से बनेगा। ठीक, और अगर यानी सेल कांस्टेंट का वैल्यू हमें दिया हुआ है तो मोलर कंडक्टेंस भी पता कर सकते हैं, कंडक्टेंस भी सब पता कर सकते हैं। अब दिया हुआ ये तो मोलर कंडक्टेंस कैसे पता करेंगे? तो हम जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000, इसके पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, बाय मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू यहां सेल कांस्टेंट से मिल जाता है, मोलरिटी सॉल्यूशन का पता है तो मोलर कंडक्टेंस भी पता कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में इसका यूज है, सेल कांस्टेंट से रिलेटेड आएगा। तो हम सेल कांस्टेंट भी जान चुके हैं। अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करेंगे, ऊपर से वाटर मिलाएंगे, तो फिर उसके मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बढ़ेगा या घटेगा, ये जानने वाले हैं। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक यानी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी सिम्बॉल्स है स्पेसिफिक कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करेंगे तो उस सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो शुरू करने से पहले इस बात को हम बता देना चाहते हैं और फिर समझाएंगे कि डाइल्यूशन के साथ जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा। ठीक, तो पहले इस बात को याद कर लीजिए, समझ रहे हैं क्यों ऐसा होगा। तो डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है। क्यों ऐसा होता है ये देखिए। ठीक, तो सबसे पहले हम जाने कि मोलर कंडक्टेंस होता क्या है। ठीक, मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, तो ऐसा आप लोग जानते ही हैं कि क्या है कि एक एनोड और कैथोड लेते हैं, एनोड और कैथोड, ये ले लिए हैं एनोड एंड कैथोड। इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये फिक्स है, 1 सेंटीमीटर ही रखना है। और यहां मान लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है, वी मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। और ऐसा आप लोग पहले जान चुके हैं कि इस सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक डिजॉल्व होना चाहिए, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। और सर्किट कंप्लीट करेंगे
और इसमें जो हमें करंट का वैल्यू मिलेगा इस कंडीशन पर वही कहला जाएगा मोलर कंडक्टेंस। यही क्या कहला जाएगा? मोलर कंडक्टेंस, यानी लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस। यानी मोलर कंडक्टेंस दिखाता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इस कंडीशन में कितना कंडक्टेंस शो किया जा रहा है ना, लैम्डा एम। अब बात है कि डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, कैसे ये बढ़ेगा और ये घटेगा, तो ध्यान से देखेंगे इसको। बात है कि अभी तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो यहां भी कैटायन और एनायंस है, और 1 मोल के कारण जो भी यहां कैटायन और एनायन है 1 मोल के कारण है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण है। समझिएगा इस बात को, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण यहां पर कैटायन एनायन जो भी है, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी इस वॉल्यूम में 1 मोल डिजोल्व हुआ है अभी। तो मान लीजिए यहां पर यह हमें शो कर रहा है मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C, यानी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसे हम प्रोग्रेसिवली डाइल्यूट करते जा रहे हैं, यानी थोड़ा सा ऊपर से डिस्टिल वाटर डाल दिए, डिस्टिल वाटर, ठीक, डाइल्यूट हो गया ये। फिर और डाइल्यूशन किए। अब देखिए जैसे जैसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन घटते जा रहा है, और क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी बढ़ते जा रहा है। यानी जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट जो है और बेहतर से बेहतर डिसोसिएट करते जाएगा, यानी नंबर ऑफ फ्री आयंस, टोटल नंबर ऑफ फ्री आयंस इस सॉल्यूशन में बढ़ते जाएगा। डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें 1 मोल ही है। अंतर क्या है कि जब कॉन्सेंट्रेटेड था तो अच्छा से डिजोल्व नहीं हुआ था, डिसोसिएटेड आयन उतना मिला नहीं था। अब डाइल्यूट करते जाएंगे तो डिसोसिएशन ज्यादा आएगा और नंबर ऑफ आयंस जो है बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएगा। अब है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा इस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उतना ज्यादा होगा और मोलर कंडक्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, ठीक। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों घट गया? तो अब देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में मेजर किया जाता है। यूनिट वॉल्यूम के द्वारा जो कंडक्टेंस होगा वही कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, हाइट वाइड लेंथ सब 1 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट फेसेस से करंट पास कराते थे तो जो कंडक्टेंस का वैल्यू मिलता था वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस होल वॉल्यूम के द्वारा, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट वॉल्यूम के द्वारा। अब यहां पर देखिए आयंस तो पूरे में है, यहां भी कैटायन और एनायन है, यहां भी हर जगह है। लेकिन पहले क्या था कि कैटायन एनायन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, निकट था। अब डाइल्यूट कर दिए तो कैटायन एनायन दूर चलते गया। तो यहां पर भी देखें यूनिट वॉल्यूम में, यानी यहां पर इस सॉल्यूशन का मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम लिए, तो यानी कंसंट्रेटेड स्टेट में पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस हमें ज्यादा मिला, लेकिन डाइल्यूट कर दिए तो वही पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यहां कम मिला। तो यहां पर यूनिट वॉल्यूम में मेजर करते हैं, इस कारण से ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा तो नंबर ऑफ कैटायंस एनायन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा कंसंट्रेटेड में, इसलिए यहां स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा मिलेगा। और जब डाइल्यूट करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ आयंस घट जाएगा, कम हो जाएगा, और इसलिए यहां मोलर कंडक्टेंस हमें कम मिलेगा। तो जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम आयंस घटते जाएगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी घटते जाएगा, लेकिन ओवरऑल पूरे वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा डाइल्यूशन के कारण, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, और यही एक कारण है। तो अब अगला हम फिर नए टॉपिक जानने वाले हैं
क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तक देखेंगे क्या होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, या इसी को कहते हैं जीरो। चलिए इसका सिंबल पहले देते हैं, लैम्डा एम इंफिनिटी। इसको पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, और इनफिनाइट डाइल्यूशन को ही हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, और जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये देखिए। तो अभी जस्ट इसके पहले आप जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे, जैसे कैथोड और एनोड है, तो जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ते जाएगा। तो आखिर कब तक बढ़ेगा? बढ़ने का कोई लिमिटेशन है या नहीं? तो यहां इस बात को हम समझेंगे। तो ठीक है, यानी पहले मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C था, तो इस स्टेट में ये दिखा रहा था मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन C पर है ये। अब है कि इसे डाइल्यूट करते गए, ऊपर से हम वाटर डालते गए, डाइल्यूट करते गए, करते गए, और आप जान चुके हैं कि जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ते जाएगा। फिर और डाइल्यूट किए और बढ़ा, और डाइल्यूट किए और बढ़ा, और डाइल्यूट किए और बढ़ा। तो अब है कि कब तक बढ़ते रहेगा? तो इसका भी एक लिमिटेशन है। आप देखेंगे डाइल्यूट करते करते यहां पर आप देखिएगा रीडिंग पाएंगे कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, डिफ्लेक्शन और ज्यादा होते जाएगा। अब एक जरूर ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि एक ऐसा डाइल्यूशन का लेवल मिलेगा कि जिस लेवल पर मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। अब इसके बाद कितनों ही डाइल्यूट करें मोलर कंडक्टेंस बढ़ने वाला नहीं है, और इसी पॉइंट को कह देते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाए प्रोग्रेसिवली डाइल्यूट करते जा रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस बढ़ते जाएगा, बढ़ते एक मैक्सिमम पॉइंट को पकड़ेगा, डाइल्यूशन लेवल को पकड़ेगा, जिस पर कि जाकर के मोलर कंडक्टेंस इसका मैक्सिमम हो जाएगा, और इसके बाद फर्दर डाइल्यूशन करें तो फिर इसमें कोई चेंजिंग आता नहीं है। और इसी लेवल को, इसी लिमिटेशन को कह देते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, या इसी को कह देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना। इसी को हम कह देते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक, इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक, या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, या इसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस? बस यही कि डाइल्यूट करते जाए मोलर कंडक्टेंस बढ़ते जाएगा, फिर एक ऐसा डाइल्यूशन लेवल पर पहुंचेंगे, उस डाइल्यूशन लेवल पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ करके मैक्सिमम हो चुका है। अब इसके बाद और डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ने वाला नहीं है, और इसी लेवल को, इसी पॉइंट को हम कह देते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन,
जीरो कॉन्सेंट्रेशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, और इनफिनाइट डाइल्यूशन के मतलब भी यही होता है, इनफिनाइट डाइल्यूशन, कि क्या डाइल्यूशन का लेवल हो, डाइल्यूट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं कि जिस लेवल पर जाकर के मोलर कंडक्टेंस बढ़ के मैक्सिमम हो जाए, और इसी को कहा जाता है इनफिनाइट डाइल्यूशन। यानी कह सकते हैं इसी लेवल को कह देते हैं इनफिनाइट डाइल्यूशन, इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक, तो यहां पर हम देखें मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C और मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, दोनों ही जगह अलग अलग डाइल्यूशन है, तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू भी अलग है। तो अब एक साइंटिस्ट आते हैं, वो दोनों के बीच का इंटर रिलेशनशिप बताते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन C। ठीक है, दोनों के बीच का एक इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए हैं, साइंटिस्ट का नाम है डेवाय-हक्केल। तो वो इक्वेशन दिए हैं। ठीक, तो क्या है ये देखें, तो a relationship between molar conductance at concentration C and molar conductance at infinite dilution, किनके द्वारा? डेवाय-हक्केल के द्वारा, हक्केल, इनके द्वारा। क्या है डेवाय-हक्केल इक्वेशन? मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन माइनस B इंटू रूट C, यही है। ठीक, इसका डेरिवेशन नहीं जानना है, सिर्फ इस इक्वेशन को समझना है क्या है। तो ये तो समझ गए, मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C, यह है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, और यहां B क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन का रूट है। ठीक ना, तो यहां देखिए, यह है डेवाय-हक्केल का रिलेशनशिप, जो कि मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C और मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन के बीच का इंटर रिलेशनशिप बताता है। अब इसी पर एक ग्राफ लिया गया है, इस ग्राफ को समझेंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक, तो देखें इस ग्राफ को। इस पर एक ग्राफ दिया गया है। हम क्या करेंगे कि ग्राफ के एक एक्सिस पर मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C ले लिए हैं, यानी मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C, और दूसरे एक्सिस पर हम रूट C ले लिए हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन का रूट C। ठीक, तो इधर चल रहे हैं तो रूट C का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, और नीचे से ऊपर इधर जा रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक, बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो यहां हम ग्राफ जो प्लॉट करने वाले हैं, दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट लेकर के, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां दोनों के बीच में देखेंगे अलग अलग ग्राफ मिलेगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो जब स्ट्रॉन्ग लेते हैं और वीक के केस में ग्राफ का अलग अलग हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो देखिए, तो सबसे पहला हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले लेते हैं? KCl,
NaCl, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अभी देखें इधर जा रहे हैं मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन यानी मिनिमम डाइल्यूशन पर है ये, तो यानी कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा मोलर कंडक्टेंस कम। अब जैसे से डाइल्यूट करते जाएंगे मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, यानी एक पार्टिकुलर डाइल्यूशन लेवल पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ के मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद इसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ने वाला नहीं है, चाहे कितनों ही डाइल्यूट कर दे, तो इसी को कह देंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। किस चीज का, मान लिए NaCl का, KCl का है ये, KCl यही लिखते KCl, ठीक। फिर इसका भी डाइल्यूट करते जा रहा है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया ये इस लेवल पर। तो ये हो गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl। अब कितनों ही डाइल्यूट करें, अब इतना ज्यादा मोलर कंडक्टेंस बढ़ने वाला नहीं है। तो ये था केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के प्लॉट करते हैं, यानी HCOOH, मान लीजिए फॉर्मिक एसिड है और यह है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, यानी इधर आएंगे तो डाइल्यूशन लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा, इधर आएंगे तो मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ना चाहिए था इसका भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुरू में जब डाइल्यूट कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस पर लगभग कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एकदम लग रहा है कि इसके पैरेलल जा रहा है, ये एकदम पैरेलल जा रहा है, ये पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस बढ़ नहीं रहा है, एकदम जैसे है वैसे ही, ठीक ना, एकदम सीधा ही आ रहा है, ठीक। जबकि इसमें बढ़ते चला गया था एकदम सीधा, किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन सडन देखे कि एक ऐसा पार्टिकुलर डाइल्यूशन लेवल पर पहुंचा कि अचानक से इसका ग्राफ सीधे इस तरह से, यानी मोलर कंडक्टेंस एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया। और ये देखिए इस एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है, यानी इसके ये पैरेलल इंटरसेक्शन इसमें नहीं हुआ। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें क्लियर इंटरसेक्शन मिला, और क्लियर इंटरसेक्शन मिलने से हुआ क्या कि एक स्पष्ट वैल्यू हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन हमें मिल गया था, यहां इंटरसेक्शन के कारण, ठीक ना, मिल गया था। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो कोई इस एक्सिस पर इंटरसेक्शन मिला नहीं, और नहीं मिला तो कोई हम इसका फिक्स वैल्यू क्या होगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, यह मेरा क्वेश्चन ही बना रह गया, हमें पता नहीं चला। यानी इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इसका मोलर कंडक्टेंस पता करना इस बेसिस पर मेरे लिए मुश्किल हो गया, यानी नहीं पता कर सकते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग का पता चल सकता है, चल जाएगा। तो यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा कि डज नॉट intersect the lambda m c axis, ठीक। और जब नहीं इंटरसेक्ट किया तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पर पता भी हम नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें डेवाई हाकेल जो इक्वेशन जो दिए थे वो फेल कर गया। सो डज नॉट measure the molar conductance at infinite dilution for weak electrolyte। और हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे, इसका मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो अब तो इसका तो कुछ तो वैल्यू होगा ही,
तो आखिर कैसे पता कर सकते हैं? तो इसका मेजरमेंट के लिए यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक साइंटिस्ट आते हैं, कोलरॉज, है ना, कोलर लॉ भी बोलते हैं, कोलर लॉ। तो वो एक लॉ दिए हैं, उसके हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पर पता कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग का भी। तो खास करके उसका यूज वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में किया जाता है, क्योंकि यहां पर ये डेवाई-हकेल का जो रूल था, इक्वेशन था, वो फेल कर चुका है। ठीक ना? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कोलरॉज लॉ या कोलर लॉ भी बोलते हैं, कोलर लॉ। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर आता है। ठीक, तो आज यहीं तक